Hello friends. So in this video we will be discussing the topic Article 14. Article 14 is about right to equality. तो right to equality क्या मतलब होता है? So we will be discussing Article 14 in this video. तो देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है, एक अगर मैं एक ब्रीफ आपको एक इसका ओवरव्यू दूं तो राइट टू इक्वालिटी दो मेन चीजों पे होती है। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी आपका दो चीजों को कंसिस्ट करती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो जो भी लॉ है, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे आप पावरफुल हो, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि जो लोग सिमिलरली सिचुएशन में हैं, एक उनका जो सर्कमस्टेंसेस है वो सिमिलर जैसे हैं, उनके लिए लॉ अलग हो सकते हैं। बाकी जो लोग किसी और सर्कमस्टेंसेस में, उनके लिए लॉ अलग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मतलब इसमें लॉ कैन बी डिफरेंट फॉर टू ग्रुप्स, लेकिन उस ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड होने चाहिए, सिमिलर सिचुएशन में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मेट्रो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिफरेंटली एबल लोगों के लिए या विमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखते हैं, ठीक है, कि दो सीटें जो हैं वो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल या जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए है। तो इसमें क्या है, यहां पर हम इक्वालिटी तो नहीं कर रहे, सारे लोग तो इक्वल है, बट ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आएगा। यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हमने एक क्लासिफिकेशन किया और उनके लिए हमने लॉ बनाया कि नहीं, इनके लिए दो सीटें रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ। लॉ जो है दो डिफरेंट लोगों के लिए है। पहला डिफरेंटली एबल्ड लोग, ओल्ड पीपल एंड विमेन का एक हमने ग्रुप बना लिया, और बाकी जनरल लोगों के लिए। ठीक है, तो इनके लिए हमने दो सीटें रिजर्व रखी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, लॉ थोड़ा सा तो अलग है, बट ये लोग क्योंकि इक्वली सर्कमस्टेंस्ड हैं और ये लोग ऑलरेडी इन लोगों से अनइक्वल सिचुएशन में है, इसीलिए लॉ इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। बिकॉज अगर स्टार्टिंग का बेसलाइन देखें, सो दोस हु आर डिफरेंटली एबल्ड दे नीड दैट प्रोटेक्शन। ऑल राइट, सो बिकॉज अगर हम दोनों को सेम मान लेंगे, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को और जो ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स हैं और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं बिलो 65, इनको सेम मान लेंगे, तब तो ये लॉ जो है कि जो भी जिस सीट में बैठ जाए वो उसका, तो ये लॉ ओल्ड लोगों के लिए और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए अनजस्ट हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहलाता है। हमने एक क्लासिफिकेशन किया कि जो दोस्त हु आर सिमिलरली सर्कमस्टेंस, उनके लिए लॉ अलग हो सकता है, तो इसीलिए उनके लिए हमने दो सीटें रिजर्व करके रखी है। सिमिलरली अगर कोई स्कॉलरशिप है, तो ये हो सकता है कि एक मेरिट के बेसिस पे आप स्कॉलरशिप दे दें, एक आप इनकम के बेसिस पे दे दें। ठीक है, कि जिनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन पे है उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन का हमने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे जो लोगों, जो अगर मान लीजिए एक सेट ऑफ बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम निकाला और कॉलेज में एडमिशन पा लिया, लॉ अब ये है कि जो लोग बीपीएल लाइन के नीचे हैं, जिनकी इनकम लेवल कम है, उनके लिए फीस माफ रहेगी। तो ये तो लॉ अलग है बाकी लोगों से, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सेकंड, ये इक्वालिटी में ही आ रहा है। आप बोलोगे ये तो अनइक्वल लॉ हो गया, आप कह रहे हो पहला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन यहाँ पे तो जिनकी फीस, जिनकी इनकम लेवल कम है उनके लिए हम फीस माफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, जो लोग सिमिलर सिचुएशन में है उनके लिए किया है, जो लोगों की इनकम लेवल कम है उनके लिए लॉ है कि उनके लिए फीस रिड्यूस्ड रखेगी या बहुत सब्सिडाइज्ड वे में रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ रहा है, क्योंकि यहां पर जिनकी इनकम लेवल कम है और जिनकी इनकम लेवल ज्यादा है, वो लोग ऑलरेडी अनइक्वल पोजीशन पे हैं। तो अगर दोनों के लिए सेम लॉ रखेंगे तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी तो उसी समय होगी।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आया है। तो राइट टू इक्वालिटी जो आपका है, दो मेन चीजों को डील करता है। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि एवरीवन इज सेम इन फ्रंट ऑफ लॉ। अगर किसी ने मर्डर किया है, चाहे वो रिच बैकग्राउंड का हो, पुअर बैकग्राउंड का हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, लॉ के आगे वो एक है। चाहे वो विमेन हो, चाहे वो मेन हो, लॉ के आगे वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई। सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो जो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं, उनके लिए अलग सा लॉ बन सकता है। ठीक है, सो दोस लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप क्लासिफिकेशन करते हो वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। उसका एक इंटेलिजेंट डिफरेंशिया होना चाहिए, और उसका कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उस क्लासिफिकेशन को सही मानोगे। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पे इनकम को माना, तो ये जो है बीपीएल लाइन को माना, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन सही है। बट अगर हमने आर्बिट्रेरी बोल दिया कि क्या नाम है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए फीस माफ हो जाएगी, ये आर्बिट्रेरी हो गया। यहाँ पे कोई एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है कि इनको क्यों बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो ये तो आर्बिट्रेरी हो गया। ठीक है, अगर एक इंटेलिजेंट डिफरेंशिया है और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है कि जो लोग कम इनकम के हैं, राइट टू एजुकेशन सबकी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो उनके लिए हम स्टेट हैज टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट को मीट करने के लिए एक डिफरेंशिया किया गया, एक क्लासिफिकेशन किया गया, तो ये आर्टिकल 14 से हिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये ऐसा लॉ बना दिया कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को फीस माफ हो जाएगी या उनको लैपटॉप्स मिलेंगे, तो ये आपका जो है आर्टिकल 14 से हिट करेगा, क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी ग्राउंड है। ठीक है, सो आर्टिकल 14 का जो मतलब है वो दो चीजों पे है। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग इन डेप्थ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आगे क्या क्या है। सो लेट अस स्टार्ट, वी विल बी स्टडिंग नाउ आर्टिकल 14। ठीक है, अगर आप नोट्स देखें, इसमें आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी आपका दो मेन चीज पर है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो होना बहुत जरूरी है। पहला, इक्वालिटी का पहला एस्पेक्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, एनी पर्सन, मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए राइट टू इक्वालिटी है। ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, एनी पर्सन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो देखो जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये आपका आया है रूल ऑफ लॉ से, विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। ठीक है, ही इज एन अथॉरिटी ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने प्रिंसिपल्स निकाले थे रूल ऑफ लॉ के, और इक्वालिटी बिफोर लॉ इज पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं। ठीक है, चाहे कोई बहुत हाई पावरफुल गवर्नमेंट पोस्ट पे हो या कोई बहुत लो प्राइवेट पोस्ट पे हो, अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है तो पनिशमेंट दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, सेकेंड, इसमें सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी ऐड किया। ये आपका आया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका एवी डाइसी से आया है, जो कि रूल ऑफ लॉ जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, हु इज एन अथॉरिटी ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके से। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका आया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था, और वहां ऐड हुआ था बाय 14th अमेंडमेंट। और सिमिलरली ये यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी, यूएन चार्टर में भी ये गिवन है इसका रेफरेंस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव वे से इक्वालिटी को लाता है। अगर हमने सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ रखा, तो जो दो लोग ऑलरेडी अनइक्वल सिचुएशन में हैं, उनके लिए अगर लॉ हम बराबर रख देंगे, तो उनके लिए तो ऐसे ही इनइक्वालिटी हो गई। अगर एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, एक बहुत अमीर बैकग्राउंड से, और दोनों ने एंट्रेंस क्रैक किया है, दोनों की मेरिट आई है,
दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो अगर हमने कोई ऐसा लॉ लाया, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो हम ऐसा लॉ ला सकते हैं कि इनकी फीस माफ हो जाए। ठीक है? तो इस टाइप ये हो जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 से हिट नहीं करेगा। ठीक है? अब आप देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मैंने आपको मतलब बता ही दिया, यहां पे भी मतलब समझ लेते हैं। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यहां पे किसी भी इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है? एंड ऑल इंडिविजुअल्स विल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है? नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, हाई और लो। इट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है? और कोर्ट्स का जो भी लॉ इंटरप्रिटेशन हो सबके लिए बराबर है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज की बात हो रही है। ठीक है? सबको बराबर रखना है, इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है? सेकेंड कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का ही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या? बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग सम पॉजिटिव एक्शन बाय द स्टेट। जो गवर्नमेंट है दैट इज डूइंग सम पॉजिटिव एक्शन टू मेक टू पीपल हु आर प्लेस्ड अनइक्वली, टू प्रोटेक्ट वन एंड मेक देम इक्वल। ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो इनका लोअर इनकम है उन्होंने भी एंट्रेंस क्रैक कराई, ऐसा लॉ बन सकता है कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है? तो ऑल पर्सन्स हु आर इन द सेम सर्कमस्टेंसेस विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है? अगर हमने ऐसा कोई लॉ बना दिया कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं जिन्होंने एंट्रेंस क्रैक किया है उनके लिए फीस माफ होगी, तो ये आर्टिकल 14 से हिट कर जाएगा। बट अगर हमने जनरल क्लासिफिकेशन रखी कि जिनका इनकम लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, लो इनकम लेवल है, उनके लिए फीस माफ हो जाएगी अगर उन्होंने मेरिट में उनका नाम आ गया तो ये आर्टिकल 14 से हिट नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि यहां पे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया which has some nexus to the object of the act, which is right to education. ठीक है? तो इक्वल प्रोटेक्शन मतलब क्या है? ऑल पर्सन हु आर इन द सेम सर्कमस्टेंसेस विल बी गवर्न बाय सेम सेट ऑफ रूल। जिनकी इनकम कम है उनके लिए एक ही सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है? इट इज अ गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट की ये गारंटी दे रहा है। ठीक है? इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड विद एन इक्वल हैंड टू ऑल पर्सन हु आर इक्वल। जो सिमिलरली प्लेस्ड है, अगर दो सेट ऑफ लोग हैं अलग अलग प्लेस है तो दोनों के लिए अलग अलग लॉ हो सकता है। द रूल इज दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है? अगर दो लोग ऑलरेडी सिमिलर सिचुएशन में नहीं है तो उनके लिए सेम लॉ कैसे आप रख सकते हो? ठीक है? अब इसके बाद कुछ इसके केस लॉस पढ़ लेते हैं। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इसके पहले क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ही एक एस्पेक्ट है। क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी तभी हो पाएगी जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा। ठीक है? जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा तभी, जब दो लोग जो सिमिलरली प्लेस नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उनको सिमिलरली प्लेस करने में हेल्प देगा, जिससे वो दोनों लॉ के सामने इक्वल रहेंगे। ठीक है? तो यही बात को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में, जिन्होंने कोर्ट ने कहा कि द सेकेंड एक्सप्रेशन इज द corollary ऑफ द फर्स्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ सिचुएशन in which violation of equal protection of laws will not be violation of equality before law। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं दे पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वायलेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात की है कि दोनों जो कॉन्सेप्ट राइट टू इक्वालिटी में दिए हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, एक दूसरे के ही पार्ट हैं। सो इन सब्सटेंस टू एक्सप्रेशन मींस वन एंड द सेम थिंग। इक्वालिटी लाने के लिए आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब एक और केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था
The underlying principle of guarantee of Article 14 was that all persons similarly circumstanced should be treated alike, both in privileges conferred and liabilities imposed. तो जो लोग सिमिलरली circumstanced हैं, उनके लिए लॉ सेम होना चाहिए, चाहे वो उनको कोई एक पर्टिकुलर बेनिफिट देने के लिए हो या कोई एक लाइबिलिटी डालने के लिए हो। ठीक है। अब ये जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी किनके लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनी पर्सन वर्ड इज देयर। तो एनी पर्सन अगर वर्ड है तो इट मींस दैट इट इज अवेलेबल टू ऑल, वेदर इट इज सिटीजन, नॉन सिटीजन और एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अवेलेबल टू एनी पर्सन विच इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन। इट एक्सटेंड्स टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एंड टू नेचुरल पर्सन्स एज वेल एज लीगल पर्सन्स। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर, नेशनैलिटी। बट सिटीजनशिप में, इंडियन सिटीजनशिप में कोई अगर फॉरेन नेशनल है, दे कैन नॉट क्लेम इक्वल राइट्स विद दैट ऑफ एन इंडियन नेशनल इन रिलेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पाने के लिए अगर कोई इंडियन नेशनल, ऑब्वियसली उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फॉरेन नेशनल के लिए कोई और रूल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वो इक्वालिटी नहीं क्लेम कर सकते इस बात में। ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है रूल ऑफ इक्वालिटी के? देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन है, जहां पे राइट टू इक्वालिटी लागू नहीं हो रहा है। पहला तो आर्टिकल 359, जब भी इमरजेंसी ऑपरेशन में है तब आर्टिकल 14 को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है जब तक वो अपने ऑफिस में है। तो ये भी थोड़ा सा राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट ही हुआ। प्रेसिडेंट और गवर्नर जब वो ऑफिस में है तब वो कोर्ट्स को आंसरेबल नहीं है। ठीक है। दे इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 फॉर एमएलएस। तो एमपीस एंड एमएलएस के लिए भी थोड़ा सा प्रिविलेज है कि दे आर नॉट लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और सेड विद इन दी हाउस। अगर लोकसभा राज्यसभा में वो कुछ भी बोलते या करते हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन क्या हो गया? आर्टिकल 359, आर्टिकल 361, ठीक है, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194। ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट्स आर ऑल्सो इम्यून। जो आपके एम्बेसीज में लोग होते हैं वो भी आर्टिकल 14 उन पे भी लागू नहीं होता। फिर आर्टिकल 31C, ये जो आर्टिकल है ये बात कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होता है तो वो सही रहेगा। तो आर्टिकल 14 का भी एक्सेप्शन हो गया। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है विच इज टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, व्हेन वी विल बी डूइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उस समय मैं आपको दोनों आर्टिकल्स बता दूंगा। अगर इन दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनता है तो इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है। अब आप ये देखो कि आर्टिकल 14 जो है, जो आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बनाएंगे तो जो क्लासिफिकेशन होगा वो कैसा होना चाहिए? वो क्लासिफिकेशन बस आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम के लेवल पे आपने बना दिया स्कॉलरशिप का, ये समझ में आता है। ठीक है। आपने क्या नाम है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए या जेंडर के बेसिस पे कुछ बना दिया, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऑल गर्ल कॉलेज बना दिया, ये चीज भी समझ में आती है। ठीक है। कुछ ना कुछ एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए और साथ ही साथ उसका कुछ नेक्सस होना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ठीक है। जो कि एक्ट का, उस लॉ का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट नॉट क्लास लेजिस्लेशन। आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो क्लास लेजिस्लेशन हो। क्लास लेजिस्लेशन मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चों के लिए एक अलग से कॉलेज रहेगा, एक अलग से जॉब रहेगा, है ना, उनके लिए आईएएस एग्जाम अलग रहेगा, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम रहना है। ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर क्लास लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। ठीक है।
हाँ, आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन यू कैन डू कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या जो भी चीजें वो सब रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी, ठीक है। So Article 14 does not mean that all laws must be general in character. The state can treat, अब आप ये देखो, वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही है, द स्टेट कैन ट्रीट डिफरेंट पर्सन डिफरेंटली इफ सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई सच ट्रीटमेंट, ठीक है, इफ सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई सच ट्रीटमेंट। तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे करना होगा ये चीज देखना है। क्लास लेजिस्लेशन मना है, क्योंकि क्लास लेजिस्लेशन मेक्स एन इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को कोई ना कोई प्रिविलेज दे रहा है जिसका कोई भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है कि किस बेसिस में आप इनको बेनिफिट दे रहे हैं, वो एक क्लास को बस बेनिफिट दे रहा है। तो ये चीजें मना है क्योंकि ये आर्बिट्रेरली है, ठीक है। आपने आर्बिट्रेरली किसी को सेलेक्ट करके बेनिफिट दे दिया, वो चीज गलत है। कोई एक पर्टिकुलर रीजन है इनकम के बेसिस पे या कोई एक बेसिस में, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल। So what Article 14 prohibits is a class legislation and not a reasonable classification, ठीक है। अब reasonable classification क्या होगा? Article 14 prohibits class legislation and not reasonable classification. अब टेस्ट क्या है reasonable classification का? The classification must not be arbitrary, artificial और evasive. आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनचाहा आपने किसी को भी बेनिफिट दे दिया, या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए बस दिखाने के लिए कि क्या नाम है कि इसका एक मोटिव है, बट मोटिव आपका है किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को या क्लास को बेनिफिट देना। और इवेसिव नहीं होना चाहिए। दो कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आपने किया वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे होना चाहिए, विच डिस्टिंग्विशेस पर्सन और थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर, किस बेसिस में आपने उनको ग्रुप किया। और वो डिफरेंशिया का एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट से एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए, एक रैशनल डिसीजन होना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। तो डिफरेंशिया इंटेलिजिबल डिफरेंशियन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट में एक नेक्सस होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपको कहता है कि मेजॉरिटी कैन ओनली एंटर, सॉरी, द वन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी एज, जो मेजर हो चुके हैं, माइनर कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई, एडल्ट एंड माइनर्स, ठीक है। तो हमने एक क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एज, एडल्ट और माइनर्स का, ठीक है। और हमने उसको क्या बनाया कि माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ बनाया विच इज इन द रिलेशन टू कैपेसिटी टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सेक्शन है ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज है ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जो कि क्या है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर, कौन लोग केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज हमने बनाया। बट अगर यही सेक्शन 11 में ये ऑन द बेसिस ऑफ एज के बजाय ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ हेयर होता, या ऑन द बेसिस ऑफ स्किन टोन होता, तो ये आपका आर्बिट्रेरी हो जाता और आर्टिकल 14 इसको हिट करता, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वो एज के बेसिस पे एडल्ट्स और माइनर्स को आपने क्लासिफाई किया, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ऑल राइट, ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, डिफरेंस इन टाइम हो सकता है, डिफरेंस इन नेचर ऑफ पर्सन हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि टेनेंसी लॉ है, ये आपका हर स्टेट वाइज, ज्योग्राफी वाइज भी अलग होता है, यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, ठीक है। और ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी सेम स्टेट में भी फर्क कर सकता है। यूपी इतना बड़ा स्टेट हो सकता है ईस्टर्न यूपी के लोकल लॉज थोड़े अलग हो, वेस्टर्न यूपी के थोड़े अलग हो, ठीक है। क्यों? तो अगर सेम स्टेट का टेनेंसी लॉ
रीजन वाइज अलग बता रहा है तो कुछ ना कोई पेक्यूलियर सिचुएशन होगा उस रीजन में, तो वो आर्टिकल 14 से हिट नहीं करता क्योंकि टेनेंट्स का कंडीशन के हिसाब से लॉ बनता है। अगर टेनेंट्स का कंडीशन ईस्टर्न यूपी में ज्यादा खराब था वेस्टर्न यूपी के कंपैरिजन में, तो डिफरेंट एरियाज के लिए भी सेम एक्ट में जो यूपी के लिए एक्ट बना है उसमें अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वो आर्टिकल 14 से हिट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 14 तब भी हिट नहीं करेगा अगर आप कैपिटेशन फीस लगाते हो ऑन नॉन रेसिडेंट स्टूडेंट ऑफ अ स्टेट। अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है और कोई उस स्टेट का नॉन रेसिडेंट है, उस पर आप कैपिटेशन फी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इज रन बाय द स्टेट फंड, और अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो जो रेसिडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं ना टैक्स जो कि मिल रहा है, तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट पे वो अलग से भी फीस लगा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 14 पे हिट नहीं होगा। ठीक है, ये फीस जो लगी है क्यों? बिकॉज नॉन रेसिडेंट्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर द रनिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो रेसिडेंट है दे आर तो कंट्रीब्यूटिंग बाय पेइंग टैक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हुई कि क्या एक सिंगल इंडिविजुअल रीजनेबल क्लासिफिकेशन में एक क्लास बन सकता है कि सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल एक ग्रुप बना है? सो द आंसर इज यस, अगर सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक केस है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि अ सिंगल इंडिविजुअल में कंस्टिट्यूट अ क्लास फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 14 और उनके लिए अलग से लॉ बन सकता है। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी थी शोलापुर में जिसका मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट बाय पासिंग एन एक्ट। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो शोलापुर में कंपनी थी, उसका पूरा मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब वो एक्ट को चैलेंज किया गया, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स उन्होंने एक्ट को चैलेंज किया कि भाई सिर्फ हमारी कंपनी को क्यों गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, ये बाकी कंपनीज को तो टेक ओवर नहीं किया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कंपनी है शोलापुर वाली, इट इज प्रोड्यूसिंग सम एसेंशियल कमोडिटी, और ये एसेंशियल कमोडिटी विच इज पब्लिक इन नेचर, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, और ये एसेंशियल कमोडिटी कोई और कंपनी बना ही नहीं रही है ना? तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी होने के बाद भी एक क्लास बन जाती है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान है, तो गवर्नमेंट कैन टेक ओवर दैट कंपनी। अब ये बात अलग है कि ये कमोडिटी जो सिर्फ और सिर्फ यही शोलापुर वाली कंपनी बना रही है, और कोई कंपनी है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई और कंपनी भी होती तो गवर्नमेंट उसको भी टेक ओवर करती अगर वहां भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है इस एक्ट के तहत। बट क्योंकि और कोई कंपनी नहीं है, तो अ सिंगल कंपनी कैन ऑल्सो बिकम अ क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, तो कोर्ट ने इस एक्ट को सही बताया और बोला ये आर्टिकल 14 हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, अ लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट अप्लाइज टू अ सिंगल इंडिविजुअल इफ ऑन अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस or reason applicable to him and not applicable to others, that single individual may be treated as a class itself unless it is shown that there are others who are similarly circumstanced। अगर ये शोलापुर कंपनी दिखा दे कि भाई कोई और कंपनी भी है जो कि सेम चीज बना रही है, तब फिर ये आर्टिकल 14 से हिट होगा कि भाई सिर्फ मेरे को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। बट इस केस में कोई और कंपनी बना ही नहीं रही थी वो चीज, वो एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, अब इस प्रेजेंट केस में जो शोलापुर कंपनी है, इट वाज फॉर्म्ड अ क्लास बाय इटसेल्फ बिकॉज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स prejudicially affected the production of an essential commodity and has caused a serious unemployment amongst laborers। ठीक है, इसलिए एक कंपनी भी एक क्लास बन सकती है। ठीक है, और इसको ही इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्वायर किया मैनेजमेंट इसका। अब क्या है, स्पेशल कोर्ट्स एंड प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। क्या हम कुछ ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसीजर बना सकते हैं स्पीडियर ट्रायल के लिए? ये क्वेश्चन है। ये भैया अगर कुछ ऑफेंसेस को हमने कर दिया ग्रुप जो कि ऑर्डिनरी लॉ जो सीआरपीसी सीपीसी है उससे गवर्न नहीं हो रहे, और उनके लिए स्पीडियर, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बना लिया कि अगर ये ऑफेंसेस हैं तो ये इनसे ना गवर्न होके इनसे गवर्न होंगे, तो क्या ये आर्टिकल 14 से हिट होगा? अब ये क्वेश्चन है।
तो देखो इसका आंसर क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट पास करती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के गवर्नमेंट को लगता है कि ये ऑफेंसेस हैं और वो ऑफेंसेस क्लियरली डिफाइंड है और उसका एक क्लियर नेक्सस है कि हमको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, ये ऑफेंसेस का रेट हमारे स्टेट में ज्यादा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा स्पीडियर ट्रायल का लॉ बना सकती है। बट क्या ध्यान में रखना होगा कि वो जो ऑफेंसेस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एम्बिग्विटी हुई तो ये क्या होगा, आर्बिट्रेरीनेस हो गया, तो पुलिस अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बहुत से ऑफेंसेस को स्पीडियर ट्रायल वाले उसमें डाल देगी और जो वो ऑर्डिनरी जो लॉ है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, तभी अगर आप ऐसा कोई एक्ट बनाते हो तो वो ऑफेंसेस बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी का स्कोप ना रहे और वो उस एक्ट के ऑब्जेक्ट से एक नेक्सस रखना चाहिए। ठीक है, यही बात कोर्ट ने कही। तो यहां पर क्या था, वैलिडिटी थी, अ, एक एक्ट पास किया गया था टू प्रोवाइड फॉर स्पीडियर ट्रायल ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस के स्पीडियर ट्रायल के लिए। ठीक है, इट प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेशल प्रोसीजर विच कोर्ट हैड टू फॉलो इन द ट्रायल ऑफ केसेस रिफर्ड टू इट। तो यहां पे क्या था, जो भी केस इस एक्ट में रिफर होंगे उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होगा। तो यहां पे एक्ट में क्लियरली ऑफेंसेस डिफाइंड नहीं थे, जो भी केसेस रिफर होंगे उन पे ये लग जाएगा, ये चीज आर्बिट्रेरी है। अगर आपको एक्ट बनाया, आपने बनाया था तो क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए थी कि कौन कौन से केसेस इसमें आएंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि such a law will not be violative of article 14 if it lays down proper guidelines for classifying offenses, cases or classes of cases to be tried by the special court. But the special procedure prescribed by such a law should not be substantially different from the procedure under the ordinary law. बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है फॉर द स्पीडियर ट्रायल। ठीक है, तो डिफरेंशिया क्या है, विच इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पर एक नेक्सस होना चाहिए। ठीक है, एक नेक्सस होना चाहिए। अब इस एक्ट में जो कोर्ट ने किया कि यहां पर एम्बिगुअस था, जो मेजोरिटी हेल्ड एट द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द एक्ट वाज एम्बिगुअस, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी कि कौन से ऑफेंसेस को इस एक्ट में डाला जाएगा, इसीलिए आर्टिकल 14 विल अप्लाई टू इट बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, अब ये आपका एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, क्वेश्चन वही सेम है, उसमें पहली वाले में उस एक्ट को उन्होंने बोला आर्टिकल 14 से हिट कर रहा है, इसमें बोला आर्टिकल 14 से हिट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही था, इस स्पीडियर एविक्शन के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया था। अब ये देखो, द क्वेश्चन वाज द वैलिडिटी अंडर आर्टिकल 14। इसमें क्या था, दो एक्ट थे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड बॉम्बे गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट। प्रोसीजर अंडर दिस एक्ट वर alleged to be harsher and more onerous than the available way of suit under the ordinary law। ठीक है, तो अगर किसी को आपको एविक्ट करना है तो ये दो एक्ट में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बॉम्बे गवर्नमेंट प्रीमाइस एविक्शन एक्ट में प्रोसीजर को बहुत हार्शर बनाया गया था, जो कि ऑर्डिनरी लॉ में बहुत टाइम लगता, इसमें बहुत जल्दी होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एक्ट को सही साबित किया था। क्यों? क्योंकि क्लियर कट ऑफेंसेस था कि एविक्शन के लिए ही है, क्लियर कट गाइडलाइंस थी कि कौन से केसेस स्पीडियर ट्रायल के लिए आएंगे। तो अगर आपका क्लियर कट है और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट से नेक्सस या रिलेशन बन रहा है, तो अब आर्टिकल 14 से हिट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इवन दो कि जो एक्ट था, वो जो प्रोसीजर बता रहा था वो ड्रास्टिक प्रोसीजर डिफरेंट था फ्रॉम ऑर्डिनरी प्रोसीजर, लेकिन कोर्ट ने फिर भी इसको बोला ये वैलिड है। क्यों? बिकॉज देयर वर प्रॉपर गाइडलाइंस। अगर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, प्रॉपर एम्बिग्यूटी थोड़ा सा भी होता कि कौन से केस को उसमें लाना है या कौन से केस को नहीं लाना है, तब ये वैलिड नहीं होता, आर्टिकल 14 से हिट होता। बट यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर था तो यहाँ पे ये आर्टिकल 14 से हिट नहीं हुआ। अब देखो, ये तो अब तक जो हम इंटरप्रेट करते थे आर्टिकल 14 में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है,
तो हम लोग करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको देखना है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, और उनमें क्या नेक्सेस है। बट अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या है? मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है कि कोई भी चीज आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी लॉ में कोई भी चीज आर्बिट्रेरी है तो आर्टिकल 14 हिट हो रहा है, ठीक है, वो आर्टिकल 14 के वॉलेटिव है, बिकॉज आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी। जहां पे चीजें आर्बिट्रेरी हो गई वहां इक्वालिटी है ही नहीं। तो अगर कोई भी लॉ आर्बिट्रेरी है तो वो आर्टिकल 14 को वॉलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसमें डिस्कस हो गई। अब आप इसमें कुछ केसेस देख लीजिए। सबसे पहला, एएल कालरा वर्सेस प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। द कोर्ट वाइडेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 14. Now for the application of article 14 need not allege any discrimination. Arbitrary or unreasonable action according to court are per se discriminatory, ठीक है। सिमिलरली, सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पे क्या था? द रिजर्वेशन ऑफ सम सीट्स फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स फॉर स्टूडेंट्स हु वर एजुकेटेड फ्रॉम क्लास 1 to 8 इन कॉमन रूरल स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? एमबीबीएस सीट में हरियाणा में जो बच्चे गांव से पढ़ के आए हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन था। इसको कोर्ट ने बोला इट इज आर्बिट्रेरी। ये आर्टिकल 14 से हिट हो रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 14 का वॉलेटिव है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो? डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो रूरल और अर्बन में। ये कोई भी, ये आर्बिट्रेरी है। रूरल एरिया में भी बहुत से पैसे वाले लोग हैं, उनको भी फायदा मिल जाएगा। अर्बन एरिया में भी बहुत से गरीब लोग हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। तो ये आप ब्लैंकेट वे में किसी को फायदा नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो लॉ था, जो 1 to 8 जो रूरल स्कूल से पढ़े हैं उनको आप रिजर्वेशन दोगे, इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज द क्लासिफिकेशन बिटवीन रूरल एजुकेटेड एंड अर्बन एजुकेटेड स्टूडेंट फॉर दिस पर्पस वाज होनली आर्बिट्रेरी एंड हैविंग नो नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अजय हासिया वर्सेस खलीद मुजीब, इसमें क्या था? इसमें क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू था, और इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज्यादा था, 1/3 वेटेज आपका इंटरव्यू का था, ठीक है। तो रिटन में आप कोई भी स्कोर करो, उस स्कोर को आप पीछे कर सकते हो अगर इंटरव्यू में आपके नंबर नहीं आए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा इतना ज्यादा एलोकेशन इंटरव्यू को दे देना ये भी आर्बिट्रेरी है, क्योंकि इंटरव्यू सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या नाम है, इवैल्यूएशन बहुत कुछ चीजों पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो भी इसीलिए 1/3 इतने मार्क्स ओरल इंटरव्यू को दे देना सेटिस्फैक्टरी टेस्ट नहीं है फॉर इवैल्यूएटिंग दी कैलिबर, और ये आर्टिकल 14 से हिट हो रहा है। ये आर्टिकल 14 से वॉलेटिव है। फिर जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखो ये क्या है, ये सारे आर्टिकल 14 के वॉलेशन कैसे बता रहे हैं? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 ने सरपंच या पंच ऑफ ग्राम पंचायत को कहा कि जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो सरपंच नहीं बन सकते। तो देखो इस एक्ट को ना कोर्ट ने सही बताया, क्योंकि पंचायत का मैक्सिमम काम था फैमिली प्लानिंग। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत थी और ये अवेयरनेस भी फैला रहे। तो अगर ऐसी कोई लॉ बनाई है गवर्नमेंट ने जिसका ऑब्जेक्ट है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो वहां पे ये लॉ, ये जो क्लासिफिकेशन है कि 2 से ज्यादा बच्चे जो इनके होंगे वो सरपंच के पोस्ट के लिए नहीं बन सकते, ये सही है। The provision was held to be not discriminatory, and the classification made by person having more than 2 children and person is based on intelligible differentia having nexus with the object of the act which is family planning, ठीक है। तो इसको आप डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बोले, ठीक है। सिमिलरली जॉन वेलेटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो है आपका सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट चैलेंज हो रहा था। सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी था फॉर द इंडियन क्रिश्चियंस। अगर कोई इंडियन क्रिश्चियन अपनी प्रॉपर्टी
रिलीजियस पर्पस के लिए देना चाहे या चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए देना चाहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, जो कि शायद बाकी के रिलीजन के लोगों के लिए नहीं थी। वो अपने-अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी दे सकते थे। इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 118 को आर्बिट्रेरी बताया और बोला ये आर्टिकल 14 का वॉयलेटिंग वॉयलेशन है और इसको स्ट्रक डाउन किया। ठीक है? फिर राइट ऑफ इक्वालिटी टू ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को एक एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन हर स्फेयर ऑफ सोसाइटी पे में पाना पड़ रहा है। ठीक है? तो इसके लिए कोर्ट ने जेंडर न्यूट्रल टर्म्स इस्तेमाल करने के लिए बोला। ठीक है? और इलेक्शंस में भी उनको वोटिंग राइट की मेल, फीमेल और अदर्स का ऑप्शन दिया। ठीक है? फिर आपका आया शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी कोर्ट ने जेंडर जस्टिस के बेसिस पे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और बोला ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। ठीक है? जनरली क्या होता था कि पर्सनल लॉस होते थे ना, वो आर्टिकल 13 में आते ही नहीं थे। अगर आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ नहीं आ रहे हैं तो उसमें उनमें तो फंडामेंटल राइट लगेगा ही नहीं। कोर्ट वॉइड कब करती है? जब कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा हो, और आर्टिकल 14 इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब आर्टिकल 13 में पर्सनल लॉ आते ही नहीं है, तो पर्सनल लॉ पे फंडामेंटल राइट लगेगा ही नहीं ना उसका वॉयलेशन। बट कोर्ट ने एक स्टेप अहेड गए। उन्होंने बोला नहीं, पर्सनल लॉ भले ही ना आते हो बट ये एक्ट आएगा और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। ठीक है? और हम लोग इसको आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में लाएंगे। ठीक है? और इसी बेसिस पे इन्होंने तलाक उल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। ठीक है? बिकॉज इट वाज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी और जेंडर जस्टिस जो हमारे संविधान में बहुत इंट्रिंसिकली इंटरवाइंड है और इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आर्टिकल 14, उसका एक वॉयलेशन है। ठीक है? फिर कोर्ट ने कहा कि बेगिंग इज नॉट अ क्राइम। ठीक है? हर्ष मंदिर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक एक्ट था, सेक्शन 25 ऑफ बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959, जो अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा मतलब उन्हीं के उस पे था, जहां पे बेगिंग को आपने क्राइम बनाया हुआ था। ठीक है? इसको कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, बेगिंग कोई क्राइम नहीं। वो एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, उनका खाना पीना थोड़ा हो पाए। ठीक है? तो बेगिंग पर से इज नॉट अ क्राइम। अगर आप बेगिंग को क्राइम बनाओगे, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ द पुअरेस्ट। ठीक है? फिर कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट बिटवीन एडल्ट इज नो मोर अ क्राइम। नवतेज सिंह जोहर में सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को स्ट्रक डाउन किया। फिर एडल्टरी इज नो मोर अ क्राइम एंड हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ। तो देखो, एडल्टरी को ना पहले क्राइम में था। अगर हस्बैंड है, वाइफ है और वाइफ का एक अफेयर है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि ये मैरिड वुमेन है, तो अगर हस्बैंड ने पकड़ा तो हस्बैंड केस कर सकता था बॉयफ्रेंड पे और बॉयफ्रेंड को जेल पहुंचा सकता था, और इसमें वाइफ का कुछ नहीं होगा, क्योंकि एडल्ट्री वाला जो क्राइम था वो सिर्फ मेल स्पेसिफिक था। तो यहाँ पे क्या है, वाइफ कहीं ना कहीं हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, इसीलिए अगर किसी और ने वाइफ के साथ अफेयर किया तो उस थर्ड पर्सन को एडल्ट्री का सजा हो रहा था। इसको कोर्ट ने बोला एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, अब इस थर्ड पर्सन को कोई सजा नहीं होगा। अगर इसने वाइफ ने अफेयर कर लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो आप डिवोर्स ले लो, अब हस्बैंड के पास डिवोर्स का ऑप्शन बचता है। ठीक है? बट इसको आप क्राइम नहीं बना सकते। ठीक है? ऑलराइट। सो विद दिस आपका आर्टिकल 14 कंप्लीट हो रहा है। आर्टिकल 14 आपका दो मेन एस्पेक्ट पे डील करता है, विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सब लोग लॉ के सामने बराबर रहेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब जो लोग सिमिलर सिचुएशन में हैं उनके लिए अलग लॉ हो सकता है, और वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होना चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। इनमें एक नेक्सस होना चाहिए। और अब मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई भी लॉ अगर आर्बिट्रेरी है तो ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन उसमें होता है। सो विद दिस, यही आर्टिकल 14 में हमें देखना था। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।